बहुत बहुत स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आज के इस नए लाइव सेशन में। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका जो हिंदी का सब्जेक्ट है बच्चों, इसकी थर्ड बुक अभिव्यक्ति और माध्यम की, ठीक है, इसके सिलेबस के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। बेसिकली देखो, आपके सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला आपका जो चैप्टर रहेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है जनसंचार माध्यम का, जिससे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, ठीक है। और सेकंड है आपका डायरी लिखने की कला, इससे बनेगा। दो चैप्टर और हैं अभी आपके, एक पत्रकारिता वाला है और एक कथा पटकथा का है, तो उसके लिए एक अलग लाइव सेशन लूंगा। इस सेशन के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारे जनसंचार माध्यम और डायरी लिखने की कला, ठीक है बच्चों। तो चलो जल्दी से सारे बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे। बच्चों एक बात बताएंगे, साउंड की क्वालिटी वगैरह वीडियो क्वालिटी एकदम ठीक आ रही है कि नहीं, जल्दी से बताएंगे। यस सर जी, ऑल गुड ऑल गुड। यस सर जी, ऑल गुड, सब ठीक है सब ठीक है, वेरी गुड। यस सर, सब बढ़िया है। चलो शुरुआत करेंगे बच्चों, ठीक है। सो फाइनली हमारे इस वीडियो का और इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है, संचार शब्द की उत्पत्ति तथा अर्थ बताइए। बच्चों जैसा कि नाम से पता चलता है, संचार यानी कि किसी का चलना एक तरीके से, है ना। तो इसमें क्या है, इसका अर्थ देखो पहले। संचार शब्द की उत्पत्ति चर नामक धातु से हुई है, ठीक है। और इसका अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचना, ठीक है। ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हो सकता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे सूचनाओं का, विचारों का, भावनाओं का मौखिक रूप से, लिखित रूप से या दृश्य रूप से, श्रव्य रूप से पहुंचना ही संचार कहलाता है। तो क्या है संचार? जब एक व्यक्ति का या फिर दो व्यक्तियों का आपस में, दो से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान से जब सूचना का आदान प्रदान होता है, उसको हम संचार कहते हैं। और संचार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है बच्चों? चर नामक धातु से, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं संचार। अब ये लिखित, श्रव्य वगैरह सारी चीजें होती हैं, ओके। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, संचार के प्रकार, यानी कि जो कम्युनिकेशन किया जाता है वो कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो इसको समझेंगे। पहले जनसंचार का एक टॉपिक समझ लीजिए, जनसंचार क्या है। देखो जन और संचार, देखो संचार का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि किसी भी सूचना का दो व्यक्तियों के बीच में, उससे अधिक के बीच में आदान प्रदान, एक स्थान से दूसरे स्थान पे। लेकिन जनसंचार का मतलब होता है जब बहुत सारे लोगों के बीच में जनसंचार किया जाए, ठीक है। तो यहां पे क्या है, जब हम समूह से यांत्रिक या तकनीकी के माध्यम से संचार करें, उसको जनसंचार कहते हैं। ये अखबार के माध्यम से हो सकता है, रेडियो, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट, बहुत सारे तरीके हैं जनसंचार के, जिससे बहुत सारे लोगों से बात की जा सके, है ना। ये चीजें हैं। चलो अब हम प्रकार की बात करते हैं कि संचार के प्रकार कितने होते हैं। तो संचार का सबसे पहला प्रकार होता है बच्चों मौखिक। मौखिक यानी कि जैसे मैं संचार कर रहा हूं तो मैं आपसे मुख बोल के, खोल के आपसे बात कर रहा हूं, मुख खोल के, है ना। तो ये क्या है, मौखिक संचार है, ठीक है। तो जब मुख खोलकर या बोल के संचार किया जाए, मौखिक है, ठीक है। फिर होता है अमौखिक, इसमें हम बिना मुख खोले ऐसे हाँ ही ऐसे करके जब बात करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं अमौखिक संचार, ठीक है। फिर आता है सांकेतिक संचार, जब किसी बात को संकेत के माध्यम से समझाया जाए। जैसे मान लीजिए क्लास है आपकी, वहां पे मॉनिटर को चुना जाना है, ठीक है। तो मॉनिटर को चुना जाना है, अब आपको सबको एक एक बोर्ड दिया गया कि ये राहुल नाम का बच्चा है और ये श्याम नाम का बच्चा है, तो इसमें कौन सा मॉनिटर बनेगा, सब हाथ उठाइए। तो आपने संकेत किया राहुल के लिए ये मॉनिटर बनेगा, तो ये जो संकेत आपने किया है ना, अपना पक्ष दिया है। ऐसे संकेत बहुत सारे होते हैं। तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने कि जब बात को संकेत के माध्यम से समझाया जाए, उसे सांकेतिक संचार कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों, सांकेतिक संचार? यस सर। अगला देखो अंतः व्यक्ति संचार। देखो जैसा नाम से आपको याद हो जाना चाहिए, ये चीजें नाम से याद होने वाली हैं। देखो अंतः व्यक्तिक यानी कि सेल्फ, अंतः यानी कि सेल्फ कम्युनिकेशन। जब हम अपने आप से ही बात करें, अपने आप से ही प्रश्न करें, अपने आप से उत्तर दें, एक तरीके से खुद से बात करना अंतः व्यक्तिक होता है। और याद रखना अंतर व्यक्ति का मतलब होता है जब दो व्यक्ति आपस में संचार करें, जैसे आप आपका दोस्त, ठीक है, आप आपका भाई, है ना। तो ये क्या आपस में संचार हो रहा है जब दो व्यक्तियों के बीच में अंतर है, ठीक है। और अंतः में सेल्फ कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। आया समझ? सेल्फ कम्युनिकेशन होता है, ओके। हाँ लीजिए, इतनी इनफ है अब, ठीक है।
स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं बीच बीच में से हटाता रहूंगा, चिंता मत कीजिए। तो अब आता है बच्चों समूह संचार। तो जब एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करे तो उसे समूह संचार कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप हो, ठीक है, आपका एक फ्रेंड सर्कल है, आप आपस में बातचीत कर रहे हो कि यार हिंदी का पेपर कैसे देंगे। एक काम करते हैं, सैंपल पेपर देखते हैं सर का, एक काम करते हैं अभिज्ञ माध्यम की वीडियो देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, चलो एक काम करते हैं टेस्ट लेते हैं आपस में। ये संचार आप कर रहे हो, ये है समूह संचार। मैंने एग्जाम्पल आपके एग्जाम के बिहाफ पे ले लिया, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं समूह संचार, जब आप आपस में मिलकर बातें करते हो, ठीक है। चलो अगला देखेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन, ये संचार के प्रकार सबको समझ में आ गए, एक बार बताएंगे सारे बच्चे, संचार के प्रकार सबको समझ में आए कि नहीं? संचार के प्रकार, यस सर जी, वी ऑल अंडरस्टैंड, वेरी गुड। चलो एक बार ना क्विक रिवाइज करवा देता हूं आपको, बिल्कुल क्विक रिवाइज, ठीक है। देखो मौखिक में हम मुख खोलकर बोल के संचार करते हैं, मौखिक में अमौखिक में बिना बोल के करते हैं, सांकेतिक संचार में संकेत के माध्यम से संचार करते हैं, अंतर्वैयक्तिक में हम अपने अंदर ही बात करते हैं, खुद से, सेल्फ कम्युनिकेशन, अंतर्वैयक्तिक में दो व्यक्तियों के बीच में, और समूह में दो से अधिक आपका जो सर्कल है, मतलब एक समूह जो होता है, ग्रुप होता है, उसके बीच में। कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला देखेंगे बच्चों, संचार के विभिन्न तत्व, यानी कि जो कम्युनिकेशन किया जा रहा है, संचार किया जा रहा है, इसके कई सारे की फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। इसको, इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं, उन्हीं को तत्व बोलेंगे संचार के। अब संचार के क्या तत्व होते हैं, उसके लिए आपकी एक इमेज देखो, ठीक है, ढंग से इस इमेज को समझो, फिर ऊपर आपको जो दिया जाएगा मैं उसे ढंग से आपको समझाऊंगा, ठीक है। मैं इसे छोटा कर देता हूं, देखो अब इसे ना ध्यान से समझना। देखो संचार का उदाहरण, अरे कहाँ चला गया भाई, इतनी जल्दी अभी नहीं, अभी वापस आ जा भाई। हाँ देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है एक संचारक, ठीक है, सबसे पहले संचारक। जैसे कि मान लीजिए ये एक लड़का है, ये है एक संचारक, ठीक है। अब क्या करना है, इसे संदेश देना है। क्या संदेश देना है, कि इसको फोन करना है अपनी फ्रेंड को कि क्या कल दिवाली में मेला घूमने चलें। तो ये क्या है, इसका संदेश है, ठीक है, संदेश है। अब संदेश किसी ना किसी माध्यम से जाएगा, तो इसने फोन किया है, तो इसमें जो माध्यम है इसका, संदेश के बाद में माध्यम आएगा, तो माध्यम इसका मोबाइल फोन है, ठीक है, मोबाइल फोन। अब मोबाइल किसको किया, इसने फोन किसको किया है, किससे पूछ रहा है, तो अपनी फ्रेंड से। कौन है इसका प्राप्तकर्ता, रिसीवर कौन है, तो ये है ना। तो क्या क्या स्टेप हुए, पहला संचारक, दूसरा संदेश, तीसरा माध्यम, और चौथा है प्राप्तकर्ता, ठीक है। अब संदेश जो है ना वो क्लियर होना चाहिए ताकि प्राप्तकर्ता को पता चले, ठीक है। अब ये करेगी इसके प्रति फीडबैक कि हाँ चलना है नहीं चलना है, सोच के बताऊंगी, ऐसा ऐसा कुछ, है ना। और फिर ये यहां तक पहुंच जाएगा। और इन सभी प्रक्रिया के बीच में अगर कोई रुकावट आती है, कोई भी रुकावट, चाहे वो कॉल का डिस्कनेक्ट होना, फोन की बैटरी लो हो जाए, मतलब कोई भी रुकावट पड़े संचार में, उसको शोर कहते हैं। क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। जैसे कि सिग्नल का ना आना, है ना, सिग्नल लिखा हुआ है ना, तो इसी तरीके से। अब इसके जितने भी तत्व हैं उसको हम एकदम लाइन टू लाइन समझते हैं अच्छे तरीके से। देखो सबसे पहला होता है स्रोत, यानी कि संचारक। तो संचार प्रक्रिया को प्रारंभ करता है यही, ठीक है, संचार प्रक्रिया को यही प्रारंभ करता है। जो व्यक्ति अपने संदेश या सूचना को अन्य तक पहुंचाता है वही स्रोत या संचारक है। जैसे कि मैं हूं, ठीक है, तो मैं अभी के लिए एक स्रोत हूं, एक संचारक हूं, ठीक है, कि मैं आपको ये पेपर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा रहा हूं। दूसरा कोटिकृत या एनकोडिंग, यानी कि जो संदेश दिया जाए उसकी भाषा का ज्ञान संचारकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों को होना चाहिए। जैसे कि हिंदी का पेपर, हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो मुझे भी हिंदी का ज्ञान है, आपको भी हिंदी का ज्ञान है। अब मान लीजिए आप प्राप्तकर्ता हो, ठीक है, मैं आपको उर्दू में समझाऊं तो क्या आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो इसीलिए संदेश की भाषा क्लियर होनी चाहिए जिसका ज्ञान दोनों तरफ हो, ठीक है। फिर संदेश आता है कि संदेश क्या है, उसका एकदम स्पष्ट संदेश होना चाहिए, सीधा संदेश होना चाहिए। जैसे सीधा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाना, ठीक है, बस और कुछ नहीं। उसके अलावा माध्यम क्या है, यानी कि चैनल क्या है, तो संदेश को किसी विशिष्ट माध्यम, चाहे टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, इंटरनेट या फिर जो कुछ भी है उसके माध्यम से पहुंचाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो क्या नाम है चैनल, जो माध्यम है वो क्या है, वो है हमारा इंटरनेट और मोबाइल फोन। इसके माध्यम से तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख पा रहे हो, है ना, ये चीज है। डिकोडिंग, अब जो मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा रहा हूं इसको समझना, इसके अर्थ को समझना, इसको डिकोडिंग कहते हैं। जो संदेश मैं देना चाहता हूं उसको समझना डिकोडिंग कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा फीडबैक, अब फीडबैक जैसे कि मान लीजिए ये वीडियो खत्म हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक देंगे कि सर हमें ये अच्छी लगी, सर एक आधा क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाया, सर हमें एक आधा नहीं समझ आया,
ठीक है सर थोड़ा सा आप अपने पढ़ाने में इंप्रूवमेंट कीजिए या फिर कुछ और सुझाव देना चाहेंगे, तो यह फीडबैक कहलाएगा, ठीक है, जो कि प्राप्तकर्ता मतलब ये इस बात का सबूत होगा कि मेरा संदेश आप तक पहुंचा कि नहीं। आगे शोर, तो कोई भी रुकावट आ जाए, जैसे कई बार क्या होता है कि लाइव के बीच में ऐड आ जाता है तो वो एक रुकावट है ना। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि इंटरनेट आपका स्लो हो जाए तो वो भी एक रुकावट है। तो इसको हम बोलते हैं संचार प्रक्रिया के सारे तत्व। सारे बच्चे बताएंगे अगर आपको संचार प्रक्रिया के सारे तत्व समझ में आ गए हैं। जितने भी बच्चे ज्वाइन हैं, जितने भी बच्चे इस सेशन में अभी तक ज्वाइन हो चुके हैं, सब बताएंगे कि संचार प्रक्रिया के तत्व आपको समझ में आ गए कि नहीं। जल्दी से जल्दी। यस सर जी, यस सर, यस सर, यस सर। एक आधा बच्चा जो कह रहा है सर एक बार क्विक रिवाइज करवा दीजिए। चलिए चलो एक बार आपको मैं दोबारा से मतलब एक वो बता देता हूँ कि क्या क्या है इसके अंतर्गत, ठीक है। देखो ये इमेज देखोगे ना तो आप इजीली समझ जाओगे। जैसे कि ये है हमारा स्रोत यानी कि संचारक, ठीक है। अब संचारक को क्या संदेश है, तो ये संदेश है हमारा। संदेश को किस माध्यम से ये भेज रहा है, तो ये हमारा माध्यम है। रिसीवर के पास ये पहुंचेगा तो ये प्राप्तकर्ता हो गया हमारा। और रिसीवर के पास में संदेश जो पहुंचे वो एकदम सही होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फीडबैक देगा इसके बारे में, ठीक है। अगर इस प्रक्रिया में कोई रुकावट आती है तो उसको हम शोर कहते हैं। बस हो गया हमारा ये, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलो जी सर एक बार, ओके चलो आगे देखेंगे बच्चों। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है रेडियो के विकास का वर्णन करो, ठीक है। आप यहाँ पे एक इमेज देखेंगे। पहले रेडियो ना कुछ इस टाइप के होते थे, ठीक है। फिर रेडियो वैसे जो बाजा टाइप में नहीं होता जिसमें सेल डाल के चलाया जाता है वैसे आते थे। और अब तो रेडियो का तो नामो निशान मिट चुका है एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि आजकल रेडियो कहाँ, मोबाइल फ़ोन पे सब कुछ मिल जाता है ना। चलो तो अब देखो रेडियो के बारे में। रेडियो जो है ये जनसंचार का एक श्रव्य माध्यम है, यानी कि जिसे हम सुनते हैं, एक ऐसा माध्यम है। शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी, तो 1895 में, ठीक है। एक सेकेंड, आई थिंक, ठीक है, ओके। तो 1895 में इटली के जी मार्कोनी ने वायरलेस की खोज की थी। वायरलेस मतलब जिसको क्या ना बिना वायर के एक तरीके से मान लीजिए कि सूचना का प्रसारण वगैरह करना, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की थी, जी मार्कोनी ने। इसी का रूपांतरण रूप था रेडियो। 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया डाक तार विभाग की ओर से संगीत प्रसारित हुए। 1936 में और जो ऑल इंडिया रेडियो है इसकी स्थापना हुई थी। और साथ ही साथ आज देश में 350 से अधिक निजी रेडियो स्टेशन का जाल बिछ चुका है। इसके अलावा इसके बारे में आप ये भी लिख सकते हैं कि रेडियो जो वो श्रव्य माध्यम है, जो पढ़े लिखे हैं अनपढ़ हैं सब इसी को समझ सकते हैं, ठीक है। आगे चल के रेडियो विकास की क्या, रेडियो की जो खामियां वगैरह हैं वो भी आएंगी, ठीक है। तो सर हम पास हो गए, वेरी गुड। चलो अगला देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। टेलीविजन के विकास का वर्णन कीजिए, ठीक है। टेलीविजन के विकास का वर्णन कीजिए। तो क्या है टेलीविजन के विकास के बारे में, देखो यह दृश्य और श्रव्य माध्यम है। इसकी विश्वसनीयता सर्वाधिक होती है, ठीक है, इसको हटा दो। यह दृश्य और श्रव्य माध्यम है, यानी कि देखा भी जाता है सुना भी जाता है, ऐसा है ये, ठीक है। अब इसके बारे में देखो, मैन आपको जो बातें याद रखनी है ना, मैन चीजें जो याद रखनी है वो ये 3 बातें हैं, ठीक है। ये 3 बातें कैसे, भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई, जिसका उद्देश्य शिक्षा के सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। कब हुई थी शुरुआत बच्चों, 15 सितंबर 1959 को, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, जो सामुदायिक विकास होता है उसको प्रोत्साहित करना। इसके अलावा 15 अगस्त 1965 में स्वतंत्रता दिवस से ही ये विधिवत टीवी सेवा प्रारंभ हुई थी भारत में। इसके अलावा 1 अप्रैल 1976 को आकाशवाणी से अलग करके इसे दूरदर्शन का नाम दिया गया, ठीक है। किसका नाम दिया गया, दूरदर्शन का, वेरी गुड। एक बार यहाँ पे ना मैं चेक करता हूँ, कुछ चीज़ें यहाँ पे अभी बच रही हैं, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। ओके तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे तो आ गया समझ में बच्चों, देखो, ओके ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
सिनेमा के विकास का वर्णन कीजिए। ठीक है, सिनेमा यानी कि मूवीज टाइप में समझ लीजिए, है ना, सिनेमा का विकास का। तो बच्चों सिनेमा जो है ये मनोरंजन के साथ साथ परोक्ष रूप से सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है। सिनेमा जो होती है ना, जैसे टीवी पे आप कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो ये हमें सूचना भी देती है, ज्ञान भी देती है और संदेश देने का काम करती है। ठीक है, सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन एक नंबर में बन सकता है कि सिनेमा के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? थॉमस अल्वा एडिसन को। 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी थी। अभी तक देखा जाए विश्व में पहली फिल्म कब बनी थी? 1894 में, द अराइवल ऑफ ट्रेन। कौन सी? द अराइवल ऑफ ट्रेन। ठीक है, भारत में सबसे पहली मूक फिल्म 1913 में बनी थी, राजा हरिश्चंद्र, और बनाई किसने थी? दादा साहब फाल्के ने। बच्चों डेटा बहुत सारा है, डेटा बहुत सारा है, इसीलिए आपको थोड़ा ढंग से और ध्यान से इसको सुनना और समझना पड़ेगा। याद करें बच्चों दोबारा से, देखो जो सिनेमा है इसके आविष्कार का श्रेय एक व्यक्ति को जाता है जिनका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। इसके अलावा विश्व में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? द अराइवल ऑफ ट्रेन। कब? 1894 में फ्रांस में। भारत में सबसे पहली मूक फिल्म कब बनी, किसने बनाई, क्या नाम था? बनी 1913 में, नाम था राजा हरिश्चंद्र, बनाई थी दादा साहब फाल्के ने। इसके अलावा 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी थी जिसका नाम था आलम आरा। इस समय भारत विश्व का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश है। यहाँ हिंदी के अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाओं में बोलने वाली जो फिल्में हैं वो भी बनती हैं बच्चों। ठीक है, सजीव पत्रकारिता। बच्चों पत्रकारिता के लिए एक अलग लाइव सेशन होगा, ध्यान से सुन लो। पत्रकारिता और एक कथा पटकथा, उसका एक अलग लाइव सेशन होगा। अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं डायरी लेखन और जनसंचार माध्यम, इनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सदृश लेखन वर्तमान में लिखेंगे भूतकाल में? वर्तमान में लिखते हुए चलना है। ठीक है, उसमें था, थी, ये शब्द यूज नहीं करने हैं, है, किया, इस तरीके से। ओके सर, हिस्ट्री का वीडियो डाल देना कल प्लीज। कल हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स दोनों की वीडियो आएंगे। जिसके पास इको होगा ना उसकी इको की भी आएगी और हिस्ट्री की भी आएगी, चिंता मत कीजिए। चलो सेकंड, अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट के विकास का वर्णन कीजिए। ठीक है भाई, इंटरनेट के विकास का वर्णन, ये तो मेरे हिसाब से सभी को आता होगा, है ना। ये एरा, इंटरनेट के एरा तो आपने अभी अभी देखा ही है, 2-4 साल पहले से, जब से 4G का जमाना आया है ना, और फिर 5G आया धीरे धीरे करके, अभी 6G 7G भी आएगा, क्या पता। सुनो, इंटरनेट जनसंचार का सबसे आधुनिक संसाधन और लोकप्रिय माध्यम होता है इंटरनेट। रेडियो, टेलीविजन, किताब, सिनेमा, यहां तक कि पुस्तकालय के सारे गुण इस इंटरनेट में है। यह एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है जिसमें प्रयोगकर्ता मूक दर्शक नहीं, वहां चर्चा बातचीत का हिस्सा होता है। यानी कि हम जो ये फोन चलाते हैं, हम किसी की बात को सुनते ही नहीं रहते, सुनने के साथ, समझने के साथ अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक फोन है आपके हाथ में, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ाए जा रहा हूं, आप पढ़े जाएंगे। आप डाउट है तो पूछ सकते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, ये चीजें होती हैं। इंटरनेट ने संचार की नई नई संभावनाएं जगा दी हैं, इसीलिए आज एजुकेशन, बहुत सारी चीजें एकदम घर बैठे कोई भी प्राप्त कर सकता है दुनिया के किसी भी कोने से। और आज एक ऐसे समझ लो, इंटरनेट की दुनिया में पूरा वर्ल्ड एक गांव सा बन गया है, क्योंकि एक क्लिक किया वहां पहुंचे, एक क्लिक किया वहां पहुंचे, इस तरीके से। ठीक है आज, लेकिन हाँ, इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। अश्लील पन्नों व आपराधिक गतिविधियों के कारण दुरुपयोग की घटनाएं भी इसकी बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है बच्चों इंटरनेट के विकास के मामले में। ओके बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की भूमिका को लिखिए। तो वो क्या होती है बच्चों? देखो, द्वारपाल का कार्य जनसंचार से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित एवं निर्धारित करना द्वारपाल का काम होता है। ठीक है, या फिर ये कह लो, किसी जनसंचार माध्यम में काम करने वाले द्वारपाल ही यह निश्चित करते हैं कि वहां किस प्रकार की सामग्री प्रकाशित व प्रसारित होगी। ठीक है, आप इसे ऐसे मान लो, जैसे कि आप किसी राजा के द्वार पे जा रहे हो, राजा के महल में जा रहे हो, तो सबसे पहले द्वारपाल आपको रुकेगा, कौन हो, क्या नाम है, फिर चेक करेगा जो भी उनके पास में लिस्ट वगैरह होगी कि हाँ ये मिलने आ सकता है नहीं। तो ठीक उसी तरीके से समाचार पत्रों में या फिर जनसंचार से जो भी चीज प्रकाशित होगी, पहले द्वारपाल उसको देखेगा, निरीक्षण करेगा, सही है या नहीं है, वो जब आगे भेजेगा
तब प्रकाशित होगी। तो जो भी चीजें प्रसारित होती हैं, जो भी सामग्री प्रकाशित होती है, उसका नियंत्रण और निर्धारण द्वारपाल करता है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन है। आ गया समझ द्वारपाल के बारे में? एक बार बताएंगे सारे बच्चे, द्वारपाल के बारे में सारे बच्चे बताएंगे, समझ आ गया क्या? यस सर, वी आर नो, यस सर, समझ गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी सर जी। चलो, अब एक ऐसा क्वेश्चन जिसके बारे में आप सभी अपने हिसाब से भी विचारों को लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप अपने विचार भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैं आपको यहाँ बताऊंगा वही लिखना है इस क्वेश्चन के मामले में। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है जनसंचार माध्यमों के प्रभावों का वर्णन कीजिए, तो इसके निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें लिखनी है। तो आओ समझो, जनसंचार माध्यम के बिना आज हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। अखबार पढ़े बिना हमारी सुबह ही नहीं होती है। रेडियो, टेलीविजन, मनोरंजन के साथ साथ समाचार, ज्ञान, विज्ञान, बाजार भाव, विज्ञापन, ये सभी हमें प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा इंटरनेट का प्रयोग शादी ब्याह के लिए, टिकट बुकिंग करने के लिए, बिल जमा करने के लिए, बैंक के काम घर बैठे करने के लिए, या फिर घर से बैठ के पढ़ाई करने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए, एग्जाम की तैयारी के लिए, आज पूरी दुनिया इंटरनेट पे निर्भर हो चुकी है। ठीक है, ये चीज है। इसके अलावा जहां एक तरफ इंटरनेट का सदुपयोग हो रहा है, तो निगेटिव भी तो होगा ही। ठीक है, दुरुपयोग भी हो रहा है। आजकल नेट क्राइम, जिसे हम साइबर क्राइम कहते हैं, वो भी बढ़ता चला जा रहा है। जहां पर सिनेमा टीवी वास्तविकता से परे काल्पनिक दुनिया में हमें पहुंचा देते हैं। आजकल तो वर्चुअल रियलिटी तक बन चुकी है। ठीक है, वीआर जिसे बोलते हैं, वीआर गेम्स वगैरह हो गए, ये वर्चुअल रियलिटी तक बन चुकी है आजकल। ठीक है, वहीं अपराध के नए नए तरीके भी सिखाते हैं, जैसे मूवीज होती हैं। ठीक है, मूवीज वो आपको अच्छी तो लगती हैं, लेकिन जो उससे गलत सीखने वाले होते हैं वो सीख जाते हैं कि हमें अपराध करना कैसे है। ठीक है, अच्छे सीखने वाले अच्छी चीजें सीख लेते हैं उससे, है ना। हिंसा और अश्लीलता युवा वर्ग को खास करके ज्यादा प्रभावित कर रही है आजकल। इसके अलावा मनुष्य विज्ञापन के जाल में फंसता जा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ अखबार, टेलीविजन चैनल कुछ खास ही मुद्दों को चलते हैं जिससे कि उनकी टीआरपी बढ़े, उनसे पैसा बने। जो कुछ खास मुद्दे होते हैं ग्राउंड लेवल के, उनको कवर नहीं करेंगे, ये चीजें होती हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं, जहां एक और लोग शिक्षित, सचेत, जागरूक हो रहे हैं, तो वहीं इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं। लोगों को ये भ्रमित, पथभ्रष्ट कर रहा है, उनके चरित्र पे प्रभाव डालता है। एक जागरूक पाठक व श्रोता होने के नाते हमें आंख, कान, दिमाग सदा खुले रखने चाहिए। आपने 7वीं क्लास में संस्कृत के कुछ शब्द सुने होंगे, वो क्या नाम है, हमें ना कुत्ते की तरह सोना चाहिए, कौवे की तरह हमारी जो है वो नजर होनी चाहिए, कुछ ऐसा है ना। तो हमेशा वैसे ही वको ध्यानम कुछ ऐसा है, वो एक सेंटेंस है, वो याद नहीं आ रहा मुझे। मेरे संस्कृत टीचर सुनाया करते थे और सबको सुनाते ढंग से, मजा आता था। 9वीं शायद 8वीं या 9वीं की बात है ये। ठीक है, आ गया समझ में बच्चों, जनसंचार के माध्यम वो प्रभाव वगैरह। देखो ये सिंपल सा है यार, इसमें ना आप अपनी बात भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं है। एक बच्चा कह रहे सर खेलते हो क्या गेम? नहीं सर, जल्दी से पढ़ा दो। क्या नाम है? इतना छोटा तो नाम है इनका, अनु। चलिए, यस सर। सर जी व्याख्या कैसे करेंगे बता दीजिए। सैपसिंग व्याख्या, सैपसिंग व्याख्या के लिए बच्चों अभी तो नहीं, सुबह जब आपका एग्जाम होने को होगा ना, मान लीजिए कि जैसे सुबह में आपको पेपर करवाएंगे ना, सुबह सुबह 5:30 बजे। बच्चों एक चीज, सुबह 5:30 बजे, ठीक है, 5:30 बजे सारे बच्चे लाइव आएंगे। सारे बच्चे पेपर करवाऊंगा आपको, सैंपल पेपर। उसी में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाऊंगा, आपकी सैपसिंग व्याख्या भी समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए। इवन अभी 8 बजे लाइव होगा आपका, एक 8 नहीं 8:30 बजे, ठीक है, 8:30 बजे एक दूसरा लाइव होगा केवल और केवल सैंपल पेपर का, तो उसको भी ज्वाइन करना। ठीक है, यस सर। चलो एक आखिरी क्वेश्चन इसका देखते हैं, फिर डायरी लेखन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, संचार के कार्य। ठीक है, देखो संचार और जनसंचार के कार्यों में दो कार्य लिखियो। ठीक है, तो संचार के क्या कार्य होते हैं? तो संचार का कार्य होता है प्राप्ति, नियंत्रण, सूचना, अभिव्यक्ति, सामाजिक संपर्क, समस्या समाधान, प्रतिक्रिया, भूमिका को पूरा करने के लिए संचार का प्रयोग किया जाता है। जनसंचार के कार्य क्या होते हैं? जनसंचार का काम होता है बहुत सारे लोगों को, देख लो ध्यान से समझ लो इसको। संचार मतलब क्या होता है, इसमें ना बेसिकली 1 2 4 5 इतने व्यक्ति होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसमें
कोई भी आपको सूचना दी जाती है, ठीक है, आपके बारे में कोई बात करता है, कोई 2-4 व्यक्ति आपस में सोशली जो कांटेक्ट करते हैं, कोई समस्या होती है तो उसको समाधान करते हैं, या फिर कुछ बात होती है तो उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, इसको हम संचार कहते हैं। लेकिन मतलब ये संचार के कार्य हैं। जनसंचार क्या करता है, ये एक बड़े लेवल पे, एक हाई लेवल पे काम करता है, बड़े ही लेवल पे, जैसे कि बड़े लेवल पे बहुत सारे लोगों को सूचना देता है, शिक्षित करता है, मनोरंजन करता है, एजेंडा तय करता है, निगरानी करता है, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मंच उपलब्ध करवाता है। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट है। ओके बच्चों, जिस भी बच्चे ने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया, बच्चों जल्दी से लाइक कर दो। ठीक है, ऐसे बात नहीं बनेगी, रुक जाओ, अभी ना इसको थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं। ठीक है, हाँ, जिस बच्चे ने सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक करेंगे। ठीक है, जिसने भी लाइक नहीं किया जल्दी जल्दी लाइक करेंगे। सो मैं देख रहा हूं 100+ बच्चे वॉचिंग पे आ चुके हैं। वेरी गुड वेरी गुड। सो 125+। हेलो सर, हेलो हेलो हेलो। चलिए, सो अब हम लोग डायरी लेखन को शुरुआत करेंगे। ठीक है, आर यू रेडी? अगर आप सभी बच्चे डायरी लेखन के लिए तैयार हैं तो लिखेंगे डायरी। ठीक है, डायरी लिखने के लिए तैयार हैं तो सारे बच्चे लिखेंगे डायरी। ठीक है, तैयार हो डायरी लिखने के लिए? सारे बच्चे लिखेंगे डायरी। दीपक यादव, सर मैं आपका फेस पहली बार देख रहा हूं। सर आप अपनी फोटो हटा लो। बिल्कुल हटाएंगे, अभी रुकिए रुकिए। सर जी फॉलो एक्सेप्ट कर लो, क्या मतलब? डायरी, यस सर, डायरी 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 डायरी, वाओ 112 डायरी। चलो सो शुरू करते हैं, इसको हटा देता हूं मैं। यस, नाउ वी हैव टू स्टार्टेड डायरी। और एक ना इसको छोटा कर देता हूं। हाँ अब ठीक है। चलो बच्चों, अब हम लोग डायरी लेखन को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं डायरी की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, डायरी होती क्या है। ओके, तो देखो, डायरी जो है एक मोटी सी जिल्द वाली नोटबुक होती है। ठीक है, जिसके पन्नों पर साल के 365 दिनों की तिथियां क्रम में सजी होती हैं। हर पृष्ठ पे एक छोटी सी, मतलब छोटी क्या, पूरी जगह ही खाली होती है, जिसे हमें सूचनाओं या फिर अपनी निजी बातों को दर्ज करना होता है। एक परिभाषा तो ये है। क्या परिभाषा है भाई? जैसे आपके स्कूल से जो डायरी मिलती है ना, स्टूडेंट डायरी, उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो वो क्या है, एक मोटी सी जिल्द नोटबुक एक टाइप में, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने ये डायरी जैसी पकड़ रखी है ना, ये आप देख सकते हैं एक पेज जैसा है। तो इसमें क्या होता है, साल के 365 दिन की यहाँ पे तिथि पड़ी होती है इस जगह पे, है ना, और आप इन लाइनों में आप अपनी बातों को, निजी बातों को लिख सकते हैं। ठीक है, ये है एक डायरी। एक परिभाषा ये है कि डायरी जो है वो एक व्यक्तिगत दस्तावेज है, एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, जिसमें हम अपने जीवन के कुछ विशेष क्षणों में घटित अनुभव, विचार, घटना, मुलाकात आदि का वर्णन करते हैं। बच्चों मैं ये पर्सनली आपको ये चीज रिकमेंड करना चाहूंगा। अभी आप 11वीं में हो ना, मेरी बात को बड़ी गौर से सुना। अगर आप आज से ही, आज नहीं, या जब आपका मन करे, 2-4 दिन, हफ्ते 10 दिन, या फिर एग्जाम के बाद में, आप एक डायरी लेखन जरूर शुरू कीजिए अपने बारे में। ठीक है, जरूरी नहीं है रोज लिखना है, आप हफ्ते भर में, 10 दिन में, 15 दिन में 1 पेज या 2 पेज जरूर लिखें। और जो आपके साथ रियलिटी में घटता है उसको लिखें। आप किससे मिले, आपको कितनी खुशी मिली, ठीक है, कितना दुख हुआ, या आज क्या कुछ नया हुआ है, वो चीजें लिखिए। इन चीजों में अभी आपको मजा नहीं आएगा, जब लिखोगे ना तो आपको ना ऐसा लगेगा कि हाँ मैं कुछ हूं। ठीक है, मैं अपने आप से बात करता हूं, आपको अपने आप से जानने का मौका मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ जब आप बड़े हो जाओगे ना, तकरीबन मान लीजिए अभी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 20, 22, 25 से इतने साल के हो, जब आप 30, 35, 40 साल के हो जाओगे ना और डायरी पढ़ोगे, लिटरली आपको उस डायरी पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैंने अपने यंग एज में क्या किया था, क्या ऐसी ऐसी बातों पे मैं गुस्सा होता था, क्या ये चीज़ें भी मैंने कभी की थी, कुछ याद भी नहीं रहेंगी आपको, है ना। तो वही चीज़ है, जो अभी आप अनुभव करोगे उसे डायरी में जरूर लिखिए। ये मेरा पर्सनली रिकमेंडेशन है आपसे कि डायरी लेखन जरूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, जो आपको आपके भविष्य से और आपको अपने आप से ही मिलाएगी। क्योंकि डायरी में ना आप वो बातें लिखते हो जो किसी से शेयर नहीं कर सकते, किसी से भी नहीं, ना घर वालों से, ना अपने दोस्त से, ना किसी और से, किसी से भी नहीं, वो बातें आप डायरी में लिखते हो। ठीक है, और वही बातें जब आप बाद में पढ़ोगे ना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, सो अभी देखते हैं कितने बच्चे ज्वाइन हैं। तो चलो, ये डायरी लेखन के बारे में एक तो खैर मैंने आपको एक पर्सनल रिकमेंडेशन दिया है, बाकी हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, हम क्वेश्चन से आगे चले गए।
सो डायरी क्या है बच्चों? एक व्यक्तिगत दस्तावेज है जिसे हम अपने जीवन में कुछ घटित विशेष अनुभव, विचार, घटनाएं, मुलाकात, इन सभी को लिखा करते हैं। ठीक है। एक और इसकी परिभाषा है क्या? डायरी लेखन नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं, उससे संबंधित हमारे बौद्धिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा होता है। हमारे लेवल पे, पर्सनली लेवल पे जो घटनाएं घटती हैं उसके बारे में हमारी बौद्धिक और भावनात्मक जो प्रक्रिया है उसका लेखा जोखा है। जिस बात को हम दुनिया से किसी और व्यक्ति के सामने कह नहीं सकते हैं उसे हम डायरी में लिखते हैं। ठीक है। तो डायरी की मैंने आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई यहाँ पे परिभाषाएं बता दी। कोई भी एक याद कर लो, पूरे 2 नंबर या 3 नंबर जितने का भी क्वेश्चन होगा मिल जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। डायरी लेखन के एक व्यक्ति के लिए क्या फायदे हैं? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप भी डायरी लेखन कीजिए। अब मान लीजिए आप कहते हो कि सर डायरी लिखने के मुझे क्या फायदे होंगे। मान लीजिए मैं लिखना भी शुरू कर देता हूं तो मुझे क्या फायदे होंगे डायरी लेखन के? तो बच्चों डायरी लेखन के कई सारे फायदे हैं। सबसे पहला, डायरी लेखन में हम खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। जब हम डायरी लिखते हैं ना तो हम अपने आप को समझ पाते हैं। हम डायरी लेखन में अपने गुणों को समझ पाते हैं, यानी कि अपने पॉजिटिव साइड को देख पाते हैं, और इसी के साथ ही साथ हम अपने अवगुण इसको भी देखते हैं, हम अपनी कमियों को भी देख पाते हैं, क्योंकि उसमें हम वही लिखते हैं जो एक्चुअल में हम हैं। इसके अलावा अपने अंदर अनजाने में जमा हो रहे भाव से मुक्त होते हैं। हमारे अंदर मान लीजिए हम कुछ सोच रहे हैं, हम चिंता कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि हम किसी से बात शेयर कर सकते हैं, है ना, तब हमारा मन हल्का हो जाता है। लेकिन कुछ बातें किसी से भी शेयर नहीं कर सकते, तो ऐसी बातों के भार से मुक्ति मिलती है जब हम डायरी लेखन करते हैं। इसके अलावा डायरी लेखन हमें अपने अंतरंग के साथ साक्षात्कार करने का अवसर देता है, यानी कि हमें अपने आप से ही मिलने का अवसर देता है, और डायरी के माध्यम से हम अपने अतीत का स्मरण कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया 30-40 साल तक जो पहुंचोगे, फिर डायरी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा आपने इतिहास में क्या किया था, है ना। चलो अब यहाँ पे बच्चों एक पॉइंट है कि कुछ प्रसिद्ध डायरियाँ और उनके लेखकों के नाम, ये आपकी सपोर्ट मटेरियल में दे रखा है। ठीक है। कुछ प्रसिद्ध डायरियाँ और लेखकों के नाम, जैसे कि एक है बच्चों द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। अच्छा ये कौन बताएगा मुझे कि जो डायरी है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये एनी फ्रैंक की, ये किस भाषा में लिखी गई है? ठीक है। कौन सा बच्चा मुझे बताएगा ये किस भाषा में लिखी गई है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल? सारे बच्चे बताएंगे। और जिस भी बच्चे ने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है, मैं फिर से कहना चाहूंगा जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है। ओके। संजय बता रहे हैं सर जी इंग्लिश में है नहीं। सुप्रिया ठाकुर फ्रेंच में नहीं। अंश, वेरी गुड अंश। एंड ये कौन है? राधे राधे। और ये कौन है? और ध्रुव ठाकुर। ठीक है। जिनके नाम अभी मैं ले रहा हूँ ये बच्चे सब सही बता रहे हैं। ठीक है। के आर गेमिंग, सौरभ कुमार, करण करण, और कौन है सही वाला? सौम्या सिंह। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और पूनम शाह, और के आर गेमिंग, और आशीष सक्सेना, राधिका ठाकुर, ठीक है, अभिषेक। इन सभी बच्चों ने बिल्कुल सही बताया है डच भाषा में। किसमें? डच भाषा में लिखी गई। कौन सी? डच भाषा में लिखी गई है। ठीक है। चलो अब हम लोग हाँ कुछ नाम को देख लेते हैं, जैसे कि द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये है एनी फ्रैंक की। एक साहित्यकार की डायरी, ये है गजानन माधव मुक्तिबोध की। पैरों में पंख बांधकर, ये है रामवृक्ष बेनीपुरी की। ये सुस नहीं, रूस है यहाँ पे। ठीक है। रूस में 25 मास, ये राहुल सांकृत्यायन जी की है। सुदूर दक्षिण पूर्व, ये सेठ गोविंद दास की है। हरी घाटी डॉक्टर रघुवंश की है। ओके। तो इस तरीके से आपको लिखते हुए करना है। सो ये पूरा हो गया है हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन 4। डायरी लिखते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो बच्चों जब हम डायरी लिखें तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? ठीक है। तो आप एक सेकंड रुको। ठीक है, अभी ना मुझे एक सेटिंग करनी है, बस 1 मिनट रुकिए, क्योंकि लाइव में ना थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। एक छोटी सेटिंग करनी है बस, अभी करता हूँ इसको, फिर हम आगे आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। तो इसको हटाते हैं, एक बार नया वाला ऐड कर देते हैं। 8:30। एक सेकंड। हाँ 8:30 ठीक है। 8:30 ठीक है।
ओके तो हाँ ठीक है। तो डायरी लेखन जब हम करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बच्चों? तो देखो, डायरी लिखते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि डायरी लिखना अपने साथ एक अच्छी दोस्ती कायम करने का एक बेहतरीन तरीका है। डायरी लिखते हैं ना, तो क्या तरीका ये ऐसा, हम ना इसे अपने आप को अपना दोस्त बना लेते हैं। ठीक है, डायरी या तो किसी नोटबुक में लिखनी चाहिए या तो पुराने साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए। ठीक है, जिसमें तिथियां पड़ी हो उसमें। ठीक है, अगर पुराने साल की डायरी है ना, तो उसमें नई नई जो डायरी होती है, नई तिथि होती है, उसमें लिखें। यहाँ पे कुछ बातें मैंने और मेंशन नहीं करी हैं, जैसे कि जब डायरी आप लिखें तो उसकी जो भाषा है ना, भाषा, वो एकदम ऐसी भाषा लिखें जैसे आप बोलते हो, जैसे आप सोचते हो, जैसे आपकी असलियत भाषा है वैसे आप लिखें। आपको हिंदी ग्रामर ग्रामर वगैरह का ध्यान नहीं रखना, आपको अपनी भाषा लिखनी है, जैसे आप बेसिकली लिखते हो वैसे लिखना है। ठीक है, दूसरा, हमेशा ईमानदारी से वही बातें लिखें जो आपके साथ घटित हुई हैं असलियत में। इसमें कुछ भी बाहर का ऐड करने की जरूरत ना समझें। ठीक है, इस तरीके से। सो 92 लैक्स कंप्लीट है बच्चों, जल्दी से इसको 100 करवाइए। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको 100 करवाइए, फिर हम लोग, वैसे तो सेशन हमारा ये पूरा हो ही गया है। अब जो अगला सेशन होगा ना बच्चों, अगला वाला, उसमें आपको मैं समझाऊंगा आपकी पत्रकारिता के विविध आयाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और कथा पटकथा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है बच्चों, इसका लाइव सेशन में भी या तो थोड़ी देर बाद होगा या तो फिर सुबह सुबह होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। जनसंचार, ठीक है, जनसंचार और डायरी लिखने की कला के सारे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो एक बार सारे बच्चे जल्दी से मुझे बताएंगे, अगर आपको समझ में आ गया है तो सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। ओके, यस सर जी। सुकृति पांडे, सही आंसर, वेरी गुड। अच्छा, नाम नहीं लिया। एक्चुअली क्या है, बहुत सारे बच्चे एकदम से आंसर करते हैं और कुछ का एकदम से ऊपर चला जाता, तो क्या करें, कभी कभी हो जाता है। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और 8:30 बजे आपका एक लाइव पेपर सॉल्व करेंगे, उसमें आपके सैप सिंह व्याख्या वगैरह के जो डाउट है सारे क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।